तो क्या दोस्तों, आप भी टीसीएस कोर्विटा इस साल देने वाले हो, या फिर आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करके रखा है, या फिर मैंने किस तरह से इसकी प्रिपरेशन की थी, या फिर मैंने किस तरह से इसको क्रैक किया था। तो इन्हीं कुछ सारी चीज़ों के ऊपर आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप भी टीसीएस कोर्विटा इस साल देना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर डेवलपर 2.0। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैंने टीसीएस कोर्विटा कब दी थी। तो दोस्तों, आज से 2 साल पहले मैंने टीसीएस कोर्विटा दी थी और उसी के थ्रू मैं टीसीएस के अंदर सिलेक्ट भी हुआ था। दोस्तों, मैंने एनक्यूटी भी क्रैक किया था, बट उसके लिए उस पर्टिकुलर एनक्यूटी के लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कोर्विटा का ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो मैंने जनरली आपको बताया कि मैंने 2 साल पहले कोर्विटा दी थी, तो मैंने कौन सी लैंग्वेज के अंदर कोर्विटा दी थी, तो दोस्तों वो थी पाइथन लैंग्वेज। दोस्तों, पाइथन लैंग्वेज ही मैंने क्यों चूज की, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप पाइथन को किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ कंपेयर करें जो कोर्विटा के अंदर एलिजिबल या फिर वो वैलिड है, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, डॉटनेट हो गया, फिर बहुत सारे लैंग्वेजेस वगैरह होती है। तो दोस्तों, पाइथन के अंदर अगर आप कोड लिखोगे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, तो वही अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ अगर कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली पाइथन के अंदर आपको जो लाइन ऑफ कोड है वो कम होने वाला है, और जो लॉजिक वगैरह हम लगाते हैं ना दोस्तों, पाइथन के अंदर हमें थोड़ा कम लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल के थ्रू बात करूँ, तो जैसे अगर सी के अंदर या फिर जावा के अंदर आप अगर कोई भी पर्टिकुलर लिस्ट या फिर किसी भी हम बोल सकते हैं उनको एरे को अगर आप सॉर्ट करोगे तो आपको कुछ लाइन्स ऑफ नंबर कोड लिखना पड़ेगा। बट दोस्तों, यही अगर आप पाइथन के अंदर आप करोगे तो आपको सिर्फ एक डॉट सॉर्ट करके एक फंक्शन लिखना है और सारा का सारा वहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जैसा भी आप चाहोगे वहाँ पे सॉर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, मेरा एक तो टाइम बचता है, और ऊपर से जो लाइन ऑफ कोड है वो कम होने के कारण या फिर जो ऑपरेशन हम जो बोलते हैं वो प्रोग्राम को कम करने पड़ते हैं, इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है। तो या फिर जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हम कहीं पे भी कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे, सिर्फ उसको सॉर्ट मेथड के थ्रू सॉर्टिंग कर रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, मेरा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच गया और मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी कम हो गया। क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप टीसीएस कोर्विटा के जो कोड है वो करोगे तो उसके अंदर जो हम बोलते हैं जो टेस्ट केसेस होती है उसके अंदर 2 टेस्ट केसेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी होती है दोस्तों। इसीलिए मैंने ये पाइथन लैंग्वेज चूज की थी। अब आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको भी पाइथन ही चूज करनी चाहिए। जिस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बट अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे कि आप कौन सी लैंग्वेज सजेस्ट करोगे, तो मैं यही बताऊंगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो दोस्तों आप पाइथन के अंदर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक आपको थोड़ा सा अपर हैंड वहाँ पे मिल जाता है या फिर एक थोड़ा एज मिल जाता है। तो ये था दोस्तों मेरा पाइथन चूज करने का रीज़न। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो कहाँ से की थी या फिर कितने मंथ की थी। तो दोस्तों, मैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो जनरली टीसीएस कोर्विटा के 3 या 4 महीने पहले स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग में दोस्तों अगर मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताऊँ, जो मैंने पाइथन लैंग्वेज इसीलिए भी चूज़ की थी क्योंकि मैंने उसके लिए या फिर उसके अंदर बहुत सारे पिछले साल या फिर 2 साल के अंदर प्रोग्राम लिखे थे। तो उसके अंदर मुझे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, हाँ भाई, कि मैं इसके अंदर दूँ तो मैं ईजिली इसको क्लियर कर सकता हूँ। जैसे कि इसके अंदर के जो टॉपिक होते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, ट्यूपल्स हो गया, फिर स्ट्रिंग वगैरह हो गया, इन सारे चीज ये जो सारी वगैरह चीज़ें होती है दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा एक्सपीरियंस था मुझे, तो इसलिए मैंने इसको पाइथन के अंदर दिया था। बट दोस्तों, ऐसा नहीं कि मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो मैं ये सारी की सारी चीज़ें कहीं पे भी नहीं करूँगा। इसको दोस्तों मैंने फिर से एक बार जो 15 से 20 दिन का गैप था दोस्तों, यानी कि गैप नहीं बोल सकते, जो स्टार्टिंग के डेज थे, मैंने सबसे पहले इन्हीं कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। और इन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर जो मैंने फोकस किया था या फिर जो प्रिपरेशन किया था, एक साइट थी दोस्तों, या फिर अभी भी ये W3 रिसोर्स करके, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस साइट से दोस्तों जो मेरे बेसिक्स चीज़ें होती है, जैसे लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, फिर सेट, अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं पाइथन के अंदर, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर लो, यहाँ पे दोस्तों उसके ऊपर ढेर सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैंने लिस्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा प्रोग्राम सॉल्व किए थे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के ऊपर। तो दोस्तों इससे अंदाजा आप लगा सकते हो, अगर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर 100 अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सिर्फ उसकी टॉपिक के ऊपर, तो डेफिनेटली आप उसके अंदर प्रोफिशिएंट लेवल पे आ जाओगे। और ऐसे दोस्तों सॉल्व ऐसे नहीं करना है कि मैंने कहीं पे नेट पे पढ़ लिया या फिर मैंने कोई किसी की हेल्प ले ली, ऐसा नहीं बोल रहा, मैं खुद से बोल रहा हूँ। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ ना देके
आप खुद से अगर वो पर्टिकुलर प्रोग्राम सॉल्व कर पा रहे हो सारे के सारे, इन द सेंस आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रोफिशिएंट हो, तो मैंने ये सारी चीज़ें 15 से 20 दिन के अंदर हासिल कर ली थी। इसके बाद दोस्तों अब ये तो हो गया मेरा बेसिक। बट दोस्तों अगर आप कोडविटा को कंपेयर करोगे तो उसके अंदर आपको जो डीएसए के होते हैं वो भी प्रोग्राम आते हैं। तो दोस्तों मेनली जो डीएसए के प्रोग्राम आते हैं वो आते हैं जनरली जो हमारा सर्चिंग सॉर्टिंग तो हमें लगता ही है दोस्तों। उसके बाद होता है ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, फिर हम बोलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो इसको दोस्तों एक्चुअली में डीएसए का भी अच्छा मतलब मेरा जो एज था या फिर डीएसए मुझे अच्छे से आता था, तो मैंने भी उसकी प्रैक्टिस बस 15 से 20 दिन की थी। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखोगे मेरा बेसिक और प्लस डीएसए ये मैंने 1 महीना इसको प्रैक्टिस किया था। और आपको समझ में कैसे आएगा, देखो डीएसए में ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे समझना है, जो मैंने लैंग्वेज चूज़ की है ना उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके जो डीएसए के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, लिंक लिस्ट का प्रोग्राम हो गया, या फिर स्टैक क्यू, या फिर कोई भी सर्चिंग सॉर्टिंग अगर आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें अगर आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से करते आ रही है लैंग्वेज के अंदर, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मुझे डीएसए के कंसेप्ट क्लियर है। ओके, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के उसके अंदर के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन कहाँ पे जाएगी, उसके बाद मतलब डीबग आपको अगर समझ में आ रहा है बिना डीबग किए, तो समझ सकते हो कि आपको डीएसए आता है। तो इसको मैंने कुछ पर्टिकुलर 15 से 20 दिन दिए थे, यानी कि 1 महीना या फिर 1 महीना और थोड़े 10 दिन इन्हीं टॉपिक के ऊपर दिया था। इसके बाद दोस्तों मैं शिफ्ट हुआ था हार्ड लेवल प्रोग्रामिंग के ऊपर। दोस्तों ये जो हार्ड लेवल प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस मैंने की थी, जनरली मैंने 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर किया था। आप 2 एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता देता हूँ, आप जहाँ से कर सकते हो। मैंने सबसे पहले प्रैक्टिस की थी हैकर रैंक के ऊपर, सेकंड जो प्रैक्टिस की थी दोस्तों मैंने हैकर अर्थ के ऊपर, और थर्ड जो मैंने किया था वो कोडशेफ के ऊपर। कोडशेफ के अंदर दोस्तों जो 15 मतलब क्वार्टरली या फिर जो बोलते हैं मंथली वाइज जो स्लम डॉग्स वगैरह आती है, मैंने उसके अंदर थोड़ी प्रैक्टिस की थी। तो दोस्तों अब हैकर रैंक के ऊपर ये तो हो गया मतलब प्लेटफॉर्म, और इसके अलावा दोस्तों आप गीक्स फॉर गीक्स या फिर लीड कोड, इन 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर है आपको कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। बट दोस्तों मेरा हैकर रैंक चूज करने का एक ही रीजन था, क्योंकि दोस्तों अगर आप टीसीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले वो वहाँ पे देखे थे और मुझे एक पता चल गया था कि हाँ भाई ये सारे के सारे कोड मुझे हैकर रैंक पे या फिर कोडशेफ या फिर हैकर अर्थ पे मिल जाएंगे। मतलब उस हार्डनेस का बोल रहा हूँ दोस्तों, वो कोड तो मैं नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, एक टारगेट सेट करके रखा था, हर दिन में एटलीस्ट एक प्रोग्राम तो करता ही था। और ऐसा प्रोग्राम नहीं दोस्तों एकदम लो लेवल का, कि जिससे मुझे एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटा तो लगने ही वाला है। इस तरह से दोस्तों मतलब मैं प्रोग्राम लेता था, चूज करता था सबसे पहले और वो प्रोग्राम करता था। ऐसा दोस्तों मैंने कंटिन्यूसली 3 महीने तक किया था, जब तक कोडविटा आ नहीं जाती तब तक। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि मैंने और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन में एक करता था, ये मेरा मिनिमम टारगेट होता था। तो उस हिसाब से दोस्तों आप कर सकते हो, यानी कि अगर आप एटलीस्ट 100 प्रोग्राम बिना देखे हार्ड लेवल के अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली आप टीसीएस कोडविटा के अंदर भी कर सकते हो। अब दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। जनरली जो हैकर रैंक का जनरली जो कोडविटा का मतलब पैटर्न होता है, जो मेरे टाइम था वो भी अभी भी आज भी वही है। वहाँ तब भी 6 प्रोग्राम आते थे, आज भी 6 प्रोग्राम ही आते हैं। और उसके अंदर दोस्तों आप देखोगे ना, सारे के सारे एक लेवल के नहीं होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपको 2 प्रोग्राम बेसिक से ऊपर और मीडियम से थोड़ा नीचे, इस टाइप की उसकी लेवल होती है। जो 2 प्रोग्राम होते हैं थोड़ा मीडियम से ऊपर और थर्ड वाले हार्डेस्ट लेवल के होते हैं। तो दोस्तों आपको जो फोकस करना है वो 4 प्रोग्राम के ऊपर करना है। हार्डेस्ट लेवल मतलब मैं ये सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको टीसीएस के अंदर सिलेक्ट होना है तो आपको 4 प्रोग्राम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट अगर दोस्तों आपको मतलब सेकेंड या थर्ड राउंड तक जाना है तो ऑब्वियसली आपको 6 के 6 प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर जाना है तो 5 प्रोग्राम कंप्लीट करने पड़ेंगे, और 6 वाला हम बोल सकते हैं थोड़ा इधर उधर पार्शियल भी आपने सॉल्व कर लिया तो सेकंड राउंड के अंदर आप आ जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको सिर्फ टीसीएस का टारगेट है कि मुझे सिर्फ जॉब सिलेक्ट करने के लिए मुझे कोडविटा देनी है, जैसे मेरा उस टाइम था, एटलीस्ट मुझे जॉब चाहिए था, बाकी का मैं बाद में देख लूँगा। और दोस्तों आपको मैं 4 प्रोग्राम इसीलिए बता रहा हूँ, इनके ऊपर इसीलिए फोकस करना है क्योंकि अगर आप दोस्तों हार्डनेस लेवल के अगर प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको इतना तो नॉलेज आ जाएगा कि एटलीस्ट आप 4 में से 3 प्रोग्राम तो सॉल्व कर ही सकते हो। और दोस्तों तब मैंने किए थे, मतलब मुझे आज भी याद है, मैंने वो 3 प्रोग्राम मतलब कंप्लीट किए थे और 4th वाला थोड़ा पार्शियली मैंने कंप्लीट किया था। बट दोस्तों आपको इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि तब मैंने दिया था तब वो जो कंपटीशन था वो कम था और जो हार्डनेस लेवल थी टीसीएस कोडविटा की वो कम थी। बट दोस्तों आप उस पर्टिकुलर हार्डनेस लेवल के या फिर उस पर्टिकुलर कंपटीशन को आज की डेट के अंदर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली कंपटीशन इवन जो हार्डनेस लेवल होती है वो दोनों बढ़ गया है। क्योंकि तब क्या होता था, उनके पास प्रोजेक्ट भी मैक्सिमम थे,
या फिर जो एम्प्लॉयज़ की उनको जो चाहिए थी वो ज़रूरत मैक्सिमम थी। लेकिन आज के डेट के अंदर मैक्सिमम आपको पता होगा रिसेशन की वजह से या फिर जो बैंक जनरली जो प्रोजेक्ट होते हैं मैक्सिमम कंपनीज के वो चले गए, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर कोई सी भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो ऑब्वियसली उनको जो पर्सन चाहिए वो कम चाहिए। तो जहाँ पे वो पहले 100% लेते थे, आज की डेट के अंदर सिर्फ 10 दे रहे हैं। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसका किसी भी डेटा से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों अगर ऑब्वियसली 10 मेंबर ले रहे हैं या फिर 10 एम्प्लॉयज़ वो ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो टॉप के 10 ही लेंगे। आपको पहले अगर 100 के अंदर आना था तो आज के डेट के अंदर आपको टॉप 10 के अंदर आना है, तभी आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। तो दोस्तों जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब सिर्फ कोड डेटा देने के लिए रहती है वो एटलीस्ट दो तो कोई भी सॉल्व कर लेगा क्योंकि वो बेसिक होते हैं। बट दोस्तों अगर आप थर्ड वाला या फिर फोर्थ वाला प्रोग्राम भी सॉल्व कर रहे हो तो 90% आपके चांसेस हो जाते हैं कि उनकी तरफ से आपको टीसीएस का मतलब जो इंटरव्यू का कॉल है वो 100% आने वाला है। और दोस्तों टीसीएस कोडविटा के थ्रू आप दोनों पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, निंजा या फिर डिजिटल। बट इसका एक बेनिफिट्स और होता है, अगर आपने टॉप रैंक निकाली है तो आपको ऑब्वियसली वो डिजिटल के लिए सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपका इंटरव्यू डिजिटल के लिए ही होगा। बट दोस्तों अगर आप वहाँ पे प्रॉपरली इंटरव्यू नहीं दे पाए, यानी कि आपका जो इंटरव्यू पूरा का पूरा खराब गया, पूरा नहीं बोल सकता, जैसे अगर आधा भी एवरेज भी गया ना दोस्तों तो एटलीस्ट वो डिजिटल के लिए ना से लेकिन निंजा के लिए तो सिलेक्ट कर ही लेंगे। और दोस्तों इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आज की वीडियो के अंदर तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, डेफिनेटली आपको मतलब जो अगली वीडियो आएगी उसके ऊपर बताऊंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो के अंदर मैंने इंटरव्यू का भी एक्सप्लेन किया था, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मैंने टीसीएस कोडविटा की प्रैक्टिस की थी। बट दोस्तों आपको इन सारी पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर ध्यान एक रखना है कि जब भी आप टीसीएस कोडविटा की प्रिपरेशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको दिन में कितने बार मतलब कितने घंटे कोडिंग करनी है आपके ऊपर डिपेंड है। बट आपको एक चीज़ करनी है कि उसको मतलब बीच के अंदर स्टॉप नहीं करना है, आपको उसको कंपलसरी लेके जाने। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कई बार हम अगर प्रैक्टिस करते तो हमें आने लगती चीज़ें, फिर हम एक कॉन्फिडेंट आ जाते हैं कि हाँ भाई मैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग एग्जाम रहा हूँ मैं उसको क्रैक कर लूँगा। बट दोस्तों अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर बीच में स्टॉप कर दिया तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आपकी जो चीज़ें होती है जो माइंड के अंदर आती है वो सारी की सारी वेस्ट चल जाएगी, यानी कि आपको एग्जाम के दिन आप प्रॉपरली उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। एंड एक और ज़रूरी चीज़ दोस्तों, आपको जो एग्ज़ाम देनी है टीसीएस की, जनरली मैंने जो दी थी वो रात के वक्त दी थी। रात में देने का रीज़न बस दोस्तों यही था कि मैं जो जहाँ पे रहता था वो सारी की सारी शोर वाली जगह थी, तो मेरा वहाँ पे प्रॉपरली फोकस नहीं दे पा रहा था। इसीलिए दोस्तों मैंने रात का समय चूज़ किया, क्योंकि दोस्तों आप ये जो कोडविटा एग्जाम दोगे ना तो आपको अभी पूरा फोकस देना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा इधर उधर घूम के, मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली कैमरा होता नहीं है तो आप इधर उधर घूम के आ सकते हो, बट वही होता है कि जो फोकस होता है ना वो वहीं पर लगना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे या फिर अगर आपको टीसीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपको चाहिए कि टीसीएस कोडविटा के अंदर हमें किस तरह से थिंकिंग लेवल होनी चाहिए या फिर किस तरह से उसको सॉल्व करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, डेफिनेटली उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।